नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, झारखंड दरोगा की जो बैच है हम लोगों का, अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किए हुए हैं और इंडियन पॉलिटी में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी में, तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी भाई, इंट्रोडक्शन क्लास पूरी पॉलिटी की, यानी कि पिलर हमने रखा था। जैसे कि घर जब आप बनाते हैं तो फाउंडेशन होता है ना, तो 1 घंटे 44 मिनट की ये लेक्चर है, ये यूट्यूब पे भी अपलोडेड है। देन हमने संविधान सभा की बातें की। संविधान सभा का कंप्लीट नोट अपलोडेड है, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है। चाहे कैप्सूल सीरीज के जो स्टूडेंट्स हैं आप देखेंगे तो यहाँ आपको कई अलग तरह से और बहुत ही अपडेटेड लेवल पे कंटेंट दिया जा रहा है। संविधान का विकास कैसे हुआ है, इसके बाद इसका नोट्स अपलोड किया गया। देन फिर संविधान के स्रोत, फिर इस तरह से हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी जो कवर करने वाले हैं वो है हम लोगों का टॉपिक बिल। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आपका विधेयक, यानी कि जिसे हम कहते हैं बिल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक किसकी, तो आपकी विधायिका की। क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि एक तो हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, देन आपकी विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एंड देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जुडिशियरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे क्लासेस आगे चलेगी। तो अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विधेयक, इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो भी स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बिहार दरोगा का भी आपको पता है कि वैकेंसी अब आने वाली है, साथ के साथ रेलवे में भी आपका आरपीएफ एसआई की भी इस बार 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इन सभी एग्जामिनेशन में आपको पता है कि जीके का एक काफी अच्छा वेटेज होता है। और अच्छा ही नहीं, अगर बिहार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फुल्ली सिलेक्शन है आपका इस इंडियन जीके के ऊपर ही। तो आप बिंदास होकर के जो चीजें यहाँ पे मैं दे रहा हूं, तो आपको इस प्रकार से ही दिया जा रहा। देखिए, आप चाहे अब यहाँ पे आपको साइंस पूरा कंप्लीट करा दिया गया, तो ये अब इसके बाद इस साइंस की क्लास के बाद आप चाहे रेलवे की हो, चाहे आप बिहार की बात कर ले, चाहे झारखंड की बात कर ले, यहां से सवाल आपका नहीं छूटेगा। देन इसमें अभी इंडियन जीके में अभी पूरा ज्योग्राफी चल रहा, ऑलमोस्ट में कंप्लीट है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है उसमें अभी और भी आएगी। सॉइल का चैप्टर बचा हुआ है और जलवायु है, मानसून है, और अभी इंडियन पॉलिटी आपका चल रहा है। इसे जैसे ही समाप्त करेंगे फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हिस्ट्री और देन स्टैटिक जीके का पार्ट। झारखंड जीके में आपका 85% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है गांधी सर ने, और बड़े ही उम्दे तरीके से। देखिए, नंबर ऑफ वीडियो का आपको ध्यान देना है, यहाँ 200-300 वीडियो नहीं मिलेगा। हाँ, आपको साइंस में, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है, तो यहाँ पे भी आप बाइफरकेट करेंगे तो बहुत कम वीडियो है जो आप कम समय में, और नोट्स आपको देख सकते हैं, हर टॉपिक का नोट्स अपलोडेड है यहाँ पे भी इंडियन जीके में जैसे। और नोट्स तो आपको पता ही है कि आप जब नोट्स आज का क्लास पहले देखिए, फिर आप खुद डिसाइड करेंगे। देखिए, ये इसलिए कहा जा रहा है ना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी संस्थान से, नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे पूरे वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पे है, या फिर झारखंड लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी मैं आपको उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने लगाई है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी आगे बहुत सारी क्लासेस अभी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, उसे आप जब देखेंगे तो स्पेशली खास करके जो झारखंड के एस्पिरेंट्स हैं, आप इस कोर्स में इनरोल होंगे ही, और बहुत मिनिमम फी में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है, और जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हैं जैसे सीजीएल में या इसके अलावा रेलवे की बात कर ले, तो आपको पता है कि कंटेंट क्या मिलती है, तो आप हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोकस स्टडी विद अभी। कोई भी जानकारी है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिर आगे देखेंगे, मैथ्स में पूरा एडवांस लक्ष्मण सर ने कंप्लीट कर दिया है, और इस बार बहुत ही तरीके से किया इन्होंने डिजिटल बोर्ड में क्लास लेकर के। रीजनिंग इसके बाद अब आपका स्टार्ट होगा, यहाँ अर्थमेटिक चलेगा और रीजनिंग चलेगा। कंप्यूटर की कोर्स पूरी कंप्लीटेड है विथ नोट्स और टेस्ट भी यहाँ अपलोडेड है, ठीक है। देख सकते हैं मैथ्स में अलजेब्रा, मेंसुरेशन, सर ने बड़े तरीके से पूरा का पूरा क्लास, ट्रिग्नोमेट्री में 12 क्लास लिए हैं, 17 क्लास, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन 3D में 7 वीडियो है। तो इस प्रकार से चीजें आपको अवेलेबल कराई गई है। तो चलिए भाई, बिना देर किए हुए चीजों को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल जो आज हम लोगों का टॉपिक है, इसे खत्म करेंगे, और इसके टॉपिक खत्म होने के साथ ही हमारा जो है विधायिका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिल कह रहे हैं जिसे, इसका मतलब क्या है। यानी कि बिल, यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे विधेयक, यानी बिल कहते किसको है, इससे हमें पहले समझना होगा। तो देखिए, हमें पता है संसद के बारे में, संसद जिसे हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं, है ना। यानी इंग्लिश में कहा जाए संसद को पार्लियामेंट, विधायिका को क्या कहेंगे इंग्लिश में, लेजिस्लेटिव।
तो ये विधायिका का काम क्या है, यानी ये संसद का काम क्या है, कानून का फॉर्मेशन करना, यानी कानून का निर्माण करना, यानी हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, संविधान है, और उस संविधान के अधीन रहते हुए हमारी जो संसद है या फिर हमारी जो विधायिका है वो क्या करती है, कानून का फॉर्मेशन करती है, यानी कि कानून का निर्माण करती है। लेकिन ये जो कानून का निर्माण होगा ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए अभी यहां पे आपको समझ में आ गया संसद के बारे में। संसद क्या है, संसद हमारी विधायिका है, और यही हमारे देश के लिए कोई भी अगर कानून बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा, ये विधायिका या फिर ये संसद से ही बनता है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ता है, संसद से कानून कब बनेगा, यानी ये संसद कोई भी कानून कब बनाएगा, कैसे बनेगा, इसको समझिए। कानून तब बनेगा जब उस कानून को बनाने के लिए आप एक प्रपोजल यानी कि एक आप प्रस्ताव को क्या करेंगे, सबसे पहले कानून बनाने से पहले आपको एक प्रपोजल लाना पड़ेगा, यानी कि एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। और यही प्रपोजल को आप एक रिटन ड्राफ्ट के फॉर्म में लाते हैं, यही प्रपोजल को आप एक रिटन ड्राफ्ट में लाते हैं, और यही रिटन ड्राफ्ट को हम क्या नाम दे देते हैं, बिल का यानी कि विधेयक का नाम देते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि संसद जो हमारी विधायिका है हमारे देश के लिए क्या करती है, ये कानून बनाती है। तो संसद से कानून कब बनेगा, जब उस कानून को बनाने के लिए एक क्या किया जाएगा, प्रस्ताव सबसे पहले लाया जाएगा संसद में। और ये जो प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि ये जो प्रपोजल लाया जाता है, उस प्रस्ताव को एक रिटन ड्राफ्ट में, यानी कि ये जो प्रपोजल लाया जाएगा एक रिटन ड्राफ्ट में क्या होता है, इसमें प्रस्तुत किया जाता है, और यही रिटन ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं, बिल का नाम देते हैं, या हिंदी में इसे हम विधेयक कहते हैं। समझ में आया बिल क्या है। देखिए पूरी फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी आज क्लास में कि कोई भी अगर कानून बन रहा है, जैसे कि सिटीजनशिप के ऊपर अभी जो आपने देखा सिटीजनशिप अधिनियम 2019 में ये जो अधिनियम आया, तो वो पहले क्या था, पहले उसका एक प्रपोजल आया, एक रिटन ड्राफ्ट फॉर्म में एक बिल आया, फिर उस बिल को सदन में पेश किया गया। तो अब ये भी हमें समझना होगा कि बिल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि वो बिल आया लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, कौन से बिल सबसे पहले लोकसभा में आते हैं या फिर राज्यसभा में आते हैं, या फिर कौन से बिल को किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले हमें प्रेसिडेंट से सिफारिश करनी पड़ती है या उनका परमिशन लेना पड़ता है। फिर उस सदन से जब पास हो जाएगा, जब पहले सदन से पास हो जाएगा फिर दूसरे सदन में आएगा, तो वहां पे क्या क्या प्रस्ताव होते हैं, जब कोई मंत्री कोई भी कानून या कोई भी बिल का प्रस्ताव रखते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ लिखा गया बिल विधेयक, संसद में पेश होने वाले विधेयक, यानी कि जो आपकी विधायिका है वहां पे जो भी बिल पेश होते हैं वो सारे बिल के टाइप आपको आज समझ में आएंगे। तो संसद में प्रस्तावित कानून को लिखित प्रारूप ही, यानी कि संसद में प्रस्तावित कानून का लिखित प्रारूप ही, यानी कि जो रिटन जो ड्राफ्ट होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, विधेयक का नाम देते हैं। अ रिटन ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ इन द पार्लियामेंट इज नॉन एज बिल। क्लियर है या नहीं। यानी मैंने अभी ये बताया कि संसद में कोई भी कानून, यानी कि संसद का काम क्या है भाई, संसद का काम क्या है, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, जो कानून बनाती है। तो कानून कब बनेगा, जब कोई मंत्री या कोई सांसद, जब कोई एक रिटन ड्राफ्ट के फॉर्म में क्या करेगा, एक प्रस्ताव लाएगा, और वही रिटन ड्राफ्ट क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक। अब ये जो बिल है, ये बिल का जो हम दो भाग में इसको हम कैटेगराइज करेंगे। एक तो बिल को जो प्रस्तुत कर रहे होंगे उस आधार पे, यानी बनाने के आधार पे बिल 2 टाइप्स के होंगे, और एक नेचर के आधार पे हम बिल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला टाइप हम लोग समझते हैं कि बनाने के आधार पर बिल के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स के, यानी कि एक गवर्नमेंट बिल है यानी कि सरकारी बिल है, और एक नॉन गवर्नमेंट बिल यानी कि एक क्या है, गैर सरकारी विधेयक। अब कौन से विधेयक को, कौन से बिल को आप गवर्नमेंट बिल कहेंगे और कौन से बिल को आप नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे। तो देखिए आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे पढ़ लिया है, हमने कवर करवा दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मंत्री परिषद, ठीक है ना। इसे हम क्या नाम देते हैं, मंत्री परिषद का नाम देते हैं। आपको पता है आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। अब इसकी जो साइज होगी, यानी कि कितने मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, तो आपको पता है 50%। ये सारा डिटेल है, कौन सा संविधान में संशोधन करके ये चीजें लाई गई थी। 50% किसका, लोकसभा में जितना सदस्य, यानी कि 543 का 15% जब आप निकालते हैं तो टोटल कितने इसके सदस्य हैं, 83 मंत्री होंगे। ये हमारे संविधान में मेंशन, ये पढ़ लिए।
तो अब समझिएगा इस 83 यानी कि 83 जो सदस्य हैं, यानी ये जो 83 जो मंत्री हैं, मंत्री मतलब समझ रहे हैं ना भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो सदस्य होंगे। तो ये मंत्री जब कोई बिल को प्रस्तुत करेंगे तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट बिल का नाम देंगे, ठीक है। लेकिन इस 83 मंत्री के अलावा अगर कोई एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद अगर कोई बिल को प्रस्तुत करेगा तो उस बिल को क्या नाम देंगे हम लोग, उस बिल को नाम देंगे हम लोग नॉन गवर्नमेंट बिल, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे भाई, गैर सरकारी बिल। समझ में आया? हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर कोई मंत्री जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का अगर सदस्य होगा, यानी कि कोई मंत्री के द्वारा अगर बिल को प्रस्तुत किया जाएगा तो वो बिल कैसा होगा, गवर्नमेंट बिल होगा। लेकिन अगर कोई सांसद, वो मंत्री नहीं है वो सांसद है, जैसे अगर आप ले ले अमित शाह को, तो अमित शाह क्या है भाई, गृह मंत्रालय का क्या है, मिनिस्टर है, वो मंत्री है। तो अगर अमित शाह अगर कोई भी बिल को प्रस्तुत करेंगे तो वो कैसा बिल होगा, तो भैया वो गवर्नमेंट बिल होगा। लेकिन जस्ट एग्जांपल झारखंड में अगर आप ले ले ढुल्लू महतो को, तो ढुल्लू महतो क्या एक सांसद है, ये ना कि मंत्री है। तो अगर ये कोई भी बिल को प्रस्तुत करेंगे तो ये बिल क्या कहलाएगा, आपका नॉन गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं इसे और भी अच्छे से हम लोग नोट्स में क्या चीजें लिखी गई है। देखिए यहां लिखा गया है आपको कि अ बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर इज नॉन एज अ गवर्नमेंट बिल। अ बिल विच इज प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉन एज गवर्नमेंट बिल, यानी वह विधेयक जो मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं। और नन, समझ में आए ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य यानी मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य यानी कोई मंत्री के द्वारा। और ये मंत्री के बारे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे ये हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है पहले की क्लासेस में, एप्लीकेशन में वीडियो अपलोडेड है। और नॉन गवर्नमेंट बिल के बारे अगर देखा जाए तो अगर कोई भी विधेयक या कोई भी बिल को ऐसा संसद, मतलब कि देखिए यहां पे अगर किसी विधेयक को ऐसा संसद प्रस्तुत करता है, संसद नहीं होगा यहाँ पे, सांसद मिस्टेक है, ठीक है ना। अगर कोई भी बिल को किसी सांसद के द्वारा अगर बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी भी विधेयक को अगर सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, तो उस बिल को हम क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे। यहाँ पे छूट गया तो आप इसे लिख लेंगे, नॉन गवर्नमेंट बिल आर प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा, नॉन मिनिस्टर, यानी कि कोई जो मंत्री नहीं होंगे, यानी कि कोई सांसद के द्वारा, ठीक है, कोई सांसद के द्वारा, या इसे आप क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी एमपी के द्वारा अगर कोई भी बिल को प्रेजेंट किया जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट बिल। ये ओनली सदस्य होते हैं, ये क्या होंगे, ये सदस्य होंगे, ये ओनली सदस्य होते हैं किसके, लोकसभा के, या फिर सदन में, कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है, संसद के। जो एमपी कहलाते हैं ये सांसद मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। समझ में आया? देखिए यहां लिखा गया है ये ओनली सदस्य होते हैं। ये सदस्य किसके होते हैं, संसद के, यानी कि पार्लियामेंट के, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक सदन के ये क्या होंगे, मेंबर होंगे। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के या मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, ये क्या होते हैं, सांसद होते हैं। तो सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल क्या कहलाएगा, नॉन गवर्नमेंट बिल। और अगर मिनिस्टर है वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य हैं वो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। यानी ये आपने क्लियर कर लिया कि गवर्नमेंट बिल किसको कहेंगे। पहले समझिए कि जब हम बात करेंगे मनी बिल के बारे में, तो भाई मनी बिल कैसा बिल होगा, सरकारी बिल, तो भाई डिपेंड करेगा कि जो मनी बिल है आपका, ये जो आपका मनी बिल है ना, ये जो आपका मनी बिल है इसे पेश कौन कर रहा है, कोई मंत्री पेश कर रहा है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य है, तो ये मनी बिल क्या कहलाएगा, एक गवर्नमेंट बिल कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सांसद के द्वारा कोई मनी बिल लाया जा रहा है, अब मनी बिल में क्या क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन कोई सांसद कोई एमपी प्रस्तुत करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे नॉन गवर्नमेंट बिल कहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब नेचर के आधार पर अब हम बिल को 4 भाग में बांटेंगे। एक है आपका ऑर्डिनरी बिल, यानी कि साधारण विधेयक, जो आर्टिकल 107 में मेंशन किया गया। ये चारों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट एज इट इज आपसे पूछे जाएंगे। बाकी अभी डिटेल हम लोग बातें करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। इसके बाद दूसरा हम लोग डिस्कशन करेंगे मनी बिल, यानी कि धन विधेयक के बारे, जो आपके आर्टिकल 110 में मेंशन किया गया है। देन आपका फाइनेंस बिल के बारे, यानी कि वित्त विधेयक के बारे यहाँ पे चर्चा करेंगे, आर्टिकल 117 में
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, जो आपका आर्टिकल 368 में मेंशन है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आपका जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको आज हम लोग कवर नहीं करेंगे। इसे स्पेशली एक अलग टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सारे के सारे जितने भी अमेंडमेंट हुए उसी में हम लोग इस बिल का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज ये कंप्लीट इन तीनों बिल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा एक डाउट जो है भाई जो दरोगा बैच में, तो बिंदास होकर के रहिए, एनटीपीसी का भी एग्जामिनेशन का पूरा सिलेबस इसमें आपका कवर हो जाएगा। इस लेवल पे ही ये बैच चल रहा है, ठीक है। इतना आप बेफिक्र रहिएगा कि जीके का सेक्शन में अगर आप कोई वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं जेपीएससी बीपीएससी को छोड़ करके, तो आप उसके नीचे के लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है, अप टू एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, आपका कवर होगा, ठीक है। चलिए बाकी आप कंटेंट देखते चलेंगे, आप खुद चीजों को समझ पाएंगे। अब यहां आगे जो पॉइंट एक लिखा हुआ है इसको समझिएगा ध्यान से। यहां एक पॉइंट लिखा गया है क्या, कि जो आपकी ऑर्डिनरी बिल है और आपकी जो मनी बिल है, अब किसको आप ऑर्डिनरी बिल कहेंगे, किसको आप मनी बिल कहेंगे, किसको आप फाइनेंस बिल कहेंगे, ये सब परेशान नहीं होना, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ऑर्डिनरी बिल है यानी कि साधारण विधेयक है, धन विधेयक है और वित्त विधेयक जो है आपका फाइनेंस बिल, ये सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये स्पेशल मेजोरिटी से क्या होती है, आपका बिल पास होता है। अब ये सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए दो चीज है, अब इसको हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि इसको अगर डिटेल किया जाए तो ये आगे बहुत कम से कम 35-40 मिनट का ये लेक्चर हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत की बात होगी यहाँ पे, और एक होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। एक होगा आपका स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि स्पेशल यानी कि क्या हो जाएगा भाई, स्पेशल मेजोरिटी को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल हो गया मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत, और स्पेशल मेजोरिटी यानी कि, चलिए हिंदी में आप इसको देख लेंगे जो भी इसे बोला जाएगा। देखिए किसे आप कहेंगे सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत, और आप किसे कहेंगे स्पेशल मेजोरिटी। तो देखिए जब कोई बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है ना, जब कोई बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, जब किसी भी बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, बिल को प्रस्तुत करना यानी कि एक प्रपोजल रखा जाएगा सदन में। प्रपोजल रखना मतलब एक रिटन ड्राफ्ट को रखा जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं अगर इसको लोकसभा में रखा गया है, तो अब ये डिपेंड, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं क्लास में। मैंने बताया है कि कौन सा विषय पे अगर कोई कानून बनाना है सरकार को तो उसे किस मेजोरिटी से पास करवाना है, सिंपल से या फिर स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। ये मैंने बताया, अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर। पहले इसको समझिए कि सिंपल मेजोरिटी कहते किसको, कि अगर कोई भी बिल को सरकार ने पेश किया है लोकसभा में या फिर राज्यसभा, किसी भी सदन में, मान के चलते हैं राज्यसभा में, तो उस सदन में उपस्थित जो सदस्य की संख्या होगी, जैसे लोकसभा में टोटल मैक्सिमम सदस्य की संख्या कितनी है, 543। तो जिस दिन बिल को प्रस्तुत किया गया है उस दिन जो सदन में बैठे जो सदस्य की संख्या थी, जो प्रेजेंट सदस्य थे 400 थी। तो 400 सदस्य में से अगर इस बिल पे 50% + 1 बहुमत इसको मिल जाएगा, यानी कि उस सांसद क्या करेंगे, 50% + 1 यानी कि 400 का 50% 2 से डिवाइड करिए, 200 + 1 यानी कि 201 एमपी या फिर सांसद इस बिल को क्या कर दे, साइन कर दे, सिग्नेचर कर दे, सहमति दिखा दे, तो ये बिल आपका क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो बिल या फिर कोई भी ऐसा विषय जिसपे सरकार कानून बनाना चाहती है, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, एक बिल, एक रिटन ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको सदन लोकसभा में पेश किया है, और उसे स्पेशल मेजोरिटी से अगर बिल को पास कराना होगा, तो उसके लिए उस सदन में उपस्थित, जैसे कि 400 लोग अगर उपस्थित हैं, तो 400 का 2/3 बहुमत उस बिल को पास होने के लिए चाहिए। 2/3 बहुमत यानी कि 400 का अगर आप 2/3 करते हैं तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 10 3 तिया 9, 1 10 3 तिया 9, समथिंग कुछ भी ले लेंगे। तो मान के चलते हैं 2 तिया 6 पॉइंट, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 1, यानी कि इतने एमपी यानी कि 267 क्या होना चाहिए, वोट चाहिए इस बिल को पास होने के लिए, ठीक है ना। इस बिल को पास होने के लिए 267 एमपी का सिग्नेचर होना चाहिए। तो देखिए सिंपल मेजोरिटी के केस में वही बिल को अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कराना था तो कितना हमें चाहिए था वोट भाई, 201 एमपी चाहिए थे हमें, ठीक है, उनका सिग्नेचर चाहिए था। लेकिन अगर वही बिल को अगर हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होगा तो हमें कितना एमपी चाहिए, एमपी का सिग्नेचर 267। जैसे
कि अगर किसी भी राज्य का, ठीक है ना, राज्य के नाम में परिवर्तन करना, तो वो बिल क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। तो उसके लिए हमें 201 एमपी की सिग्नेचर चाहिए। लेकिन अगर नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर अगर हमें कोई कानून बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई, 2/3 बहुमत, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से उस बिल को हमें पास कराना होगा, यानी स्पेशल मेजोरिटी से ये बिल पास कराना होगा। समझ में आया कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है और सिंपल मेजोरिटी क्या है? क्लियर और नॉट, ये बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि जो आपको 4 प्रकार के बिल होते हैं, जैसे कि आपका इसमें एक ऑर्डिनरी बिल, एक आपका मनी बिल, एक आपका फाइनेंस बिल, ये आपका सिंपल मेजोरिटी से क्या होता है, बिल पास हो जाता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी से हमें क्या करना पड़ता है, पास करवाना होता है सदन में। ये बिल कहां पास होगा, समझ में आ रहा ना भाई? देखिए मैंने क्या कहा था बिल के बारे में, मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी बिल है ना प्रस्तुत जो किया जाएगा, क्या जो संसद में क्या है, 2 सदन है, एक लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। ये आपको पूरी समझ में आएगी धीरे धीरे, क्योंकि आपने सदन के बारे पढ़ लिया पूरा, लोकसभा के बारे, राज्यसभा के बारे, सीटों की संख्या, ये सारी चीजें। तो बिल को क्या किया जाएगा, सबसे पहले एक उस रिटन ड्राफ्ट को क्या किया जाएगा, किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा बिल है तो कहां सदन में प्रस्तुत करना है, तब इस सदन में डिस्कशन चलेगी। अब वहां पे फिर क्या होगा, बिल को क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा, पास कराया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से, डिपेंड करेगा वो विषय कैसा है। ठीक है, संविधान में मेंशन है कि कौन सा विषय को सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। जैसे हमने देखा भाग 1 में, पार्ट 1 में, कि आपको अगर कोई भी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या नए राज्य की फॉर्मेशन करनी है, तो वो सारे बिल के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाएगी। लेकिन अगर हमें नागरिकता के ऊपर कोई कानून बनाना है या कोई संशोधन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कराना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब एक एक करके हम लोग सारे बिल के बारे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल के बारे, यानी कि साधारण विधेयक के बारे। ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल आपको इसका याद होना चाहिए, आर्टिकल 107। आर्टिकल 107 में क्या लिखा है कि एक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयक आपका साधारण विधेयक कहलाता है। इंग्लिश में एक बार, एक्सेप्ट अ मनी बिल एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर नॉन एज ऑर्डिनरी बिल। इसका कहने का क्या मतलब है समझिए। कहा यहां पे ये कहा जा रहा है कि एक आपका जो मनी बिल होगा, कौन सा मनी बिल होगा ये कैसे पता चलेगा, आगे हम लोग समझेंगे। जैसे कि अगर सरकार को टैक्स में इंक्रीमेंट करना है, या टैक्स को सरकार को डिक्रीज करना है, या टैक्स में कोई भी संशोधन करना है, या कंटीजेंसी फंड या कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि में से पैसा निकालना है, तो ये सारी चीजें के लिए अगर कुछ भी सरकार को करना है, तो इसके लिए जो भी बिल रखा जाएगा वो सारा बिल क्या आएगा, मनी बिल के अंदर आएगा। तो एक तो आपका मनी बिल हो गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर संविधान में कोई चीज का आपको क्या करना है, बदलाव करना है, संशोधन करना है, कोई चीज को हटाना है या कोई चीज को ऐड करना है, तो वो बिल क्या आएगा, संविधान संशोधन विधेयक के अंदर आएगा। तो ये एक तो मनी बिल और एक आपका संविधान संशोधन विधेयक जो होगा, ये दोनों बिल जो होगा आपका, ये क्या यहां पे लिखा गया है, ये दोनों बिल को छोड़ करके बाकी कोई भी बिल आप प्रस्तुत करिए। आप नागरिक के ऊपर कोई कानून बनाना चाहते हैं, पर्यावरण के ऊपर अगर आपको कोई चीज का कानून बनाना है, या कोई भी चीजें करनी है आपको, तो आप वो बिल को जो प्रस्तुत करेंगे कौन से माध्यम के थ्रू, या फिर वो बिल क्या कहलाएगा आपका, वो बिल कहलाएगा आपका ऑर्डिनरी बिल, यानी कि वो बिल क्या कहलाएगा आपका, साधारण विधेयक। समझ में आया। लेकिन अगर वो मनी बिल है, धन विधेयक है, या फिर संविधान संशोधन विधेयक है, तो वो बिल आपका क्या होगा भाई, साधारण विधेयक नहीं कहलाएगा। तो क्लियर हुआ। आपका आर्टिकल 107 में मेंशन है कि कोई भी धन विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके बाकी जो भी बिल प्रस्तुत की जाएगी सदन में, मतलब कि अगर अमित शाह ने कोई बिल पेश किया है, ठीक है, तो देखा जाएगा ये बिल क्या मनी बिल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। तो नहीं, टैक्स से रिलेटेड पैसा, मतलब कि कॉन्टीजेंसी फंड के रिलेटेड या कंसोलिडेटेड फंड, ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन मनी बिल के तहत आएगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत ये चीजें नहीं है, ये विषय नहीं है, इसके ऊपर कानून बनाया नहीं है जो बिल प्रस्तुत किया गया है, तो वो बिल को क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनरी बिल का नाम दिया जाएगा। उनको मनी बिल नहीं कहा जाएगा, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जाएगा। क्लियर हुआ ये बातें या नहीं, ये बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद आर्टिकल 107 सब क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। यहां लिखा गया है कि एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है ना, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो आपका साधारण विधेयक होगा उसको आप संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आपका जो ऑर्डिनरी बिल है, यहां मनी बिल की बात नहीं है, ना ही यहां पे क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात है। यानी जो आपका साधारण विधेयक है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, आप एक बात ये भी याद रखिएगा, जो आपका फाइनेंस बिल है ये भी आपका एक ऑर्डिनरी बिल ही होता है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा जब हम आपको फाइनेंस बिल पढ़ा रहे होंगे। बट अभी दिमाग में रखिए कि जितने भी बिल हैं, जितने भी विषय से रिलेटेड, एक्सेप्ट वो विषय मनी बिल का नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का नहीं होना चाहिए, तो वो सभी आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। और फाइनेंस बिल भी ऑर्डिनरी बिल ही होता है। तो ऑर्डिनरी बिल अगर है तो इसके लिए आर्टिकल 107 सब क्लॉज 1 में क्या मेंशन है कि ऑर्डिनरी बिल को आप किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में आप क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है कि नहीं है ये बताइएगा। ठीक है, यहां तक चीजें। अब देखिएगा जो बिल को प्रस्तुत किया जाएगा इसके सिस्टम को समझिए कि कैसे बिल प्रस्तुत होगा, कैसे प्रक्रियाएं आगे चलेगी। देखिए सबसे पहले मान के चलते हैं कोई एक मंत्री है, ठीक है, कोई एक्स मंत्री है, इनको बिल प्रस्तुत करना है। तो अब ये सबसे पहले बिल को ऐसे ही नहीं प्रस्तुत कर देंगे, क्या होगा समझिएगा। मान लेते हैं ये कोई एक मंत्री है जो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है ना, जो लोकसभा का सदस्य है। तो अगर ये लोकसभा का सदस्य है तो सबसे पहले इसको लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ठीक है, या जो इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में जो अध्यक्ष है, इनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस बिल के बारे में पूरा का पूरा डिटेल देना होगा। उस बिल का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उस बिल का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस बिल से क्या इस देश पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट जो भी हो, या फिर उस बिल पे कितने खर्च होने वाले, वो सारी बातें पहले क्या करेंगे, वो मंत्री बताएंगे। किनको, लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष को। अगर वो मंत्री हो सकता है राज्यसभा का सदस्य हो सकता है ना, हो सकता है वो राज्यसभा का सदस्य है। तो अगर वो राज्यसभा का सदस्य होगा तो राज्यसभा के जो ऑफिसर हैं यानी कि सभापति से क्या करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे और सेम वही काम करेंगे, उस बिल के बारे पूरा का पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब ये काम कब होगा, 1 महीना पहले। यानी कि जैसे कि मंत्री चाहते हैं कि भाई हमें इस विषय के ऊपर यानी कि नागरिकता के ऊपर, सिटीजनशिप के ऊपर हम कोई कानून लाना चाहते हैं, तो वो बिल यानी कि जो रिटन ड्राफ्ट है वो मंत्री क्या करेगा, सबसे पहले सदन में नहीं रख देगा। वो लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा सदन में नहीं रख देगा, या राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में नहीं रख देगा। सबसे पहले लोकसभा के जो हेड है यानी स्पीकर से क्या करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे बिल के बारे में, ये सारे बातें बताएंगे। अगर वो राज्यसभा का सदस्य होगा तो वो राज्यसभा के सभापति को ये सारे बिल के बारे में बताएंगे। अब हो सकता है कि कोई मंत्री के द्वारा ये बिल, अब देखिए ये मंत्री की बात है तो ये भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सदस्य है, तो ये बिल कैसा बिल होगा, ये जो भी बिल होगा ये आपका गवर्नमेंट बिल होगा, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सांसद के द्वारा कोई बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि 99% जो भी बिल संसद में पेश की जाती है वो गवर्नमेंट बिल ही होती है, यानी कि मंत्री के द्वारा ही कोई बिल प्रस्तुत किया जाता है। एक्सेप्शनल 1% ऐसा देखा जाता है कि कोई बिल किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा कोई एमपी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अब यह हो सकता है कि अगर कोई सांसद बिल को प्रस्तुत कर रहा है तो भाई वो बिल कैसा हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंट बिल। तो वहां भी सेम देखना है कि वो सांसद लोकसभा का सदस्य है या फिर राज्यसभा का सदस्य है। तो ये भी सेम वहां के जो हेड है स्पीकर को, यहाँ पे सभापति पे क्या करेंगे, वो बिल के बारे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर वो राज्यसभा के सदस्य थे तो सभापति, या फिर लोकसभा के स्पीकर हैं तो लोकसभा के सदस्य तो स्पीकर, वो क्या करेंगे, उस बिल को प्रस्तुत करने के लिए एक डेट निर्धारित करेंगे। ठीक है, कि आप इस डेट में क्या करेंगे, बिल को सदन में प्रस्तुत करेंगे। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जो मंत्री बिल को लाए हैं वो लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि यहां साफ साफ आर्टिकल 107 का सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि ये ऑर्डिनरी बिल को आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भाई जो बिल को लाने वाले जो मंत्री है, अब वो मंत्री किस सदन का सदस्य है ये डिपेंड करेगा। इसलिए यहाँ पे कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कि आपको लोकसभा में ही रखना है या राज्यसभा में ही रखना है। ठीक है, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो यहां मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूं कि बिल को जो रखा गया है वो आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
अब जैसे ही लोकसभा में बिल को प्रस्तुत किया गया तो अब इस बिल पे क्या होगा, बहस होगा, ठीक है। बहस के साथ क्या होगी, इस पे डिस्कशन होगी, ठीक है। अब उस सदन में, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो मंत्री है, जिस मंत्री के द्वारा बिल को रखा गया है लोकसभा में, अब ये मंत्री जो है ना कुछ प्रस्ताव देंगे। वहां पे जो लोकसभा में बैठे जो सांसद हैं, वहां पे बैठे सांसद को क्या करेंगे, कुछ प्रस्ताव देंगे। 3 प्रकार के प्रस्ताव देते हैं। इस तीनों प्रस्ताव को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझिए कि कैसे चीजें चलती है। पहला प्रस्ताव ये देंगे, ये सांसद से कहेंगे कि आप इस बिल पर क्या करें, डिस्कशन करें, और डिस्कशन करके तुरंत ही क्या करें, निर्णय ले लें, ठीक है। पहला तो ये प्रस्ताव है। दूसरा प्रस्ताव, अगर आप तुरंत निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको क्या करें, पब्लिश करें जनता के बीच में। यानी कि जनता के बीच में पब्लिश करके आप क्या करें, जनमत ले, यानी कि जो जन यानी कि जनता का मत जाने कि उस बिल के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या बिल को पेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या तीसरा, अगर ये दोनों में से कोई भी चीज अगर नहीं करती है वहां के सांसद, तो तीसरा क्या है, जो संसद है ना, संसद की अपनी एक कमेटी होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, सेलेक्ट कमेटी, जिसका काम ही होता है कि कोई भी बिल जो संसद में प्रस्तुत किया गया है, अगर ये सब चीजें दूसरे जो सदन में रखा गया, अगर वहां पे नहीं चीजें चल रही, ना डिस्कशन हो रहा है, ना ही उसको जनमत में रखा गया है लोगों के बीच में, तो वो संसद में जो बनी हुई जो कमेटी, इसका काम है उस बिल का क्या करना, निरीक्षण करना, ठीक है। उसके बारे में देखना, जानना कि ये जो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, स्टडी करेगी ये कमेटी, क्या ये बिल को पेश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है। यानी हमने ये बोला कि अगर वो मंत्री अगर लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो वो क्या किया, उसको डेट मिल गया अभी कि स्पीकर के द्वारा कि आप इस डेट में क्या करेंगे, बिल को प्रस्तुत करेंगे। तो उन्होंने बिल को प्रस्तुत किया, तो अब उस बिल पे क्या होगा, बहस होगा, डिस्कशन चलेगा। अब ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है, अब ऐसा ये भी हो सकता है कि इस डिस्कशन के दौरान यहाँ पे ये मंत्री के द्वारा 3 प्रस्ताव दिए जाएंगे कि बिल पे आप जल्द ही डिस्कशन करें और तुरंत ही के तुरंत निर्णय ले लें। या आप दूसरा प्रस्ताव ये भी रखेंगे मंत्री की अगर आप तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते हैं डिस्कशन के बाद, तो आप इसको लोगों के बीच रखिए, जनता का मत लेंगे, जनता क्या चाहती है, जनता क्या बोलती है, इस बिल को प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं। और या फिर संसद की जो अपनी एक कमेटी है, वो कमेटी क्या करेगी, इस बिल को स्टडी करेगी, निरीक्षण करेगी। अगर उनको लगता है कि हाँ ये बिल को पेश होना चाहिए या नहीं, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये 3 प्रस्ताव ये जो मंत्री है वो रखते हैं सदन में। आया कि नहीं आया, बिल्कुल। अब देखिए, अब ये चीज अगर यहाँ पे चला, जैसे कि मान लेते बिल को रखा गया, डिस्कशन हुआ, बहस हुआ, अब ये सारी चीजें हुई, अब इसके बाद क्या कोई निर्णय तक नहीं पहुंचा, तो अब मतलब डिस्कशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब उस बिल पे क्या होगा, वोटिंग होगा, ठीक है। अब उस बिल पे क्या होगा, वोटिंग होगा। तो जिस दिन बिल को प्रस्तुत किया गया था, जिस दिन बिल को प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, अब देखा जाएगा कि उस दिन लोकसभा में उपस्थित सांसदों की संख्या कितनी थी। जस्ट एन एग्जांपल, उस दिन जो उपस्थित सांसदों की संख्या थी वो थी 240 एमपी थे, ठीक है। और जो बिल प्रस्तुत किया गया था वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो सकती थी। तो उसके लिए कितना चाहिए भाई, यानी कि यहाँ पे वोटिंग कितना चाहिए, कितना एमपी इस बिल पे सिग्नेचर बहुमत साइन करेंगे, यानी कि मतलब सहमति दिखाएंगे। तो इसका 50% प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 50%, 120 प्लस 1, यानी कि 121 एमपी अगर इस बिल पर वोट दे देते हैं, तो वो बिल क्या होगा आपका, वो बिल क्या होगा भाई, आपका दूसरे सदन पे चला जाएगा, ठीक है। वो बिल क्या होगा आपका, दूसरा सदन कहाँ है, राज्यसभा। यानी कि जैसे ही ये बिल 50% प्लस 1 यानी कि 240 एमपी में अगर 121 एमपी अगर वोट दे देते हैं इस बिल पे, तो जो लोकसभा में जो बिल को रखा गया था, उनके जो हेड है स्पीकर, वो बिल को क्या करेंगे, दूसरे सदन में भेज देंगे, ठीक है। और अगर वो बिल ऐसा बिल है जो स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कराना होगा, तो अब 240 का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। तो 240 का 2/3 मतलब कितना हो गया, 240 का 2/3, 3 8 24 यानी 8 दूनी 16, 160 एमपी का क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो अगर 160 एमपी से प्लस अगर सिग्नेचर मिल गया या 160 मिल गया, तो भी उस बिल को क्या कर दिया जाएगा, दूसरे सदन में भेज दिया, यानी कि पहला सदन से बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला सदन तक आप समझ में आ गया कि आप कहां से कैसे चीजें चल रही है भाई। हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कोई भी बिल को प्रस्तुत करना है मंत्री को या सांसद को, जनरली मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं बिल को। तो अगर वो लोकसभा का सदस्य है, तो सबसे पहले लोकसभा सभा के जो स्पीकर है उनसे क्या करेंगे भाई, उस बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे।
फिर एक डेट मिलेगी, उस डेट में लोकसभा में क्या किया जाएगा, बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, बहस होगा, डिस्कशन होगा, और उसी के माध्यम में यानी उसी मंत्री के द्वारा 3 प्रस्ताव दिए जाएंगे कि बिल पे क्या किया जाए भाई, तुरंत डिस्कशन करके निर्णय लिया जाए, या इनको पब्लिश किया जाए जनता के बीच में, या फिर संसद की जो अपनी एक कमेटी होती है, सेलेक्ट कमेटी, प्रबल समिति, वो क्या करेगी, इसका निरीक्षण करेगी, अध्ययन करेगी, देन और वो बताएगी कि इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद क्या किया जाएगा, बिल पे वोटिंग होगा, उस सदन में उपस्थित सदस्यों क्या करेंगे, वोटिंग देंगे, और अगर वोटिंग में अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना है या सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कराना, 2/3 से या 50%, वो देखना होगा कि किस विषय में बिल को लाया गया। तो अगर उसको बहुमत मिल जाता है तो जो लोकसभा के स्पीकर है वो क्या करेंगे, उस बिल को दूसरे सदन में यानी कि राज्यसभा में भेज देगी। देखिए यहां तक चीजें क्लियर हो गया। अब ये जो बिल है आपका कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा, ठीक है। तो अब राज्यसभा में आएगा तो यहां पर भी 3 चीजें होगी। सबसे पहली चीजें क्या होगी समझिए, ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा सदन है, यहां पे तो दूसरा सदन क्या है आपका, ये राज्यसभा ही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यह मान लेते हैं जो बिल को लाया गया था ये सदस्य थे राज्यसभा, तो सब पहला सदस्य सदन क्या हो जाएगा, राज्यसभा। अब दूसरा सदन फिर उस समय कौन होगा, लोकसभा। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन मंत्री है, कौन मंत्री किस सदन का सदस्य है। तो अभी जो है दूसरा सदन का मैं नाम लूंगा, राज्यसभा नाम लेना सही नहीं है। तो बिल जो है अब आपके दूसरे सदन में आ जाएंगे। तो हो सकता है जो दूसरा सदन है उस बिल को एक्सेप्ट ही ना करे, स्वीकार ही ना कर दे, स्वीकार करने से मना कर दे, ठीक है। जो दूसरा सदन है वो स्वीकार करने से मना कर दे, यानी कि क्या कर दे, स्वीकार करने से मना कर दे, स्वीकार करने से मना कर दे, ठीक है ना, एक्सेप्ट ही ना करे। आप करेंगे अक्सर ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। मान लीजिए दूसरा सदन राज्यसभा, राज्यसभा में कौन बैठेंगे, जैसे कि सेंट्रल में गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी की है, और राज्यों में मैक्सिमम गवर्नमेंट कांग्रेस की है या गठबंधन की है, तो राज्यसभा में राज्य के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, तो अदर पार्टी के बैठेंगे भाई। अगर वो लगेगा, उनको लगेगा कि भाई ये बिल सही नहीं है, तो वो बिल को स्वीकार ही नहीं करेंगे, दूसरे सदन में बैठे ये सारे सांसद, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, दूसरा पॉइंट, कि बिल को स्वीकार किया जाएगा, डिस्कशन होगा, और वो हो सकते हैं कि कुछ प्रस्ताव देंगे, यानी लोकसभा में बैठे जो सांसद है वो प्रस्ताव देंगे कि इसमें ये पॉइंट को क्या करना है, संशोधन करना है, ठीक है। और हो सकता है कि ये संशोधन वाली जो बातें यहां पे बताई गई है कि जो बिल पास हुआ है आपका लोकसभा से, अभी बिल वहीं से पास हो गया है ना, तो वहां के सदस्य को नामंजूरी भी हो सकती है, तो बिल फिर वहीं पे फिर बैठ जाएगा भाई, मतलब रुकावटें पैदा हो गई यहां पर भी बिल को लेकर के, यानी आगे बढ़ेगी नहीं। मैंने ये कहा कि पहला केस में ये हो सकता है कि उस बिल को स्वीकार ही ना किया जाए दूसरे सदन में, तो फिर वहीं अड़ंगा निकल गया उस कानून बनने को लेकर के। दूसरा ये हो सकता है कि बिल एक्सेप्ट किया जाएगा, मैक्सिमम टाइम एक्सेप्ट कर ही लिया जाता है, और वहां पे जो बैठे सांसद होंगे जब बहस चलेगी तो वो बताएंगे कि इस बिल में ये खामियां हैं, ये चीजें यहाँ परिवर्तन करनी है, ये संशोधन करनी है। तो अब ये जो संशोधन करनी है ये बात तो हो सकती है जिस सदन से पास होकर के आए वो ना माने, वो एक्सेप्ट ना करे, या उनके अकॉर्डिंग चीजें ना हो, ये भी हो सकता है। या फिर तीसरा केस ऐसा ये हो सकता है कि दूसरा सदन क्या कर ले, होल्ड कर ले 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक बहस ही चल रही है उस बिल पे, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा समझिएगा। अब अगर ऐसा हो जाए 6 महीने तक बिल दूसरे सदन में ही रुके हुए रह जाए, बहस चलती रहे, तब इस केस में राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन में क्या किया जाएगा, उस बिल का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें आपके लोकसभा के भी सदस्य होंगे और राज्यसभा के सदस्य मेंबर भी बैठते हैं। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, याद करिए, लोकसभा के जो हेड हैं यानी कि स्पीकर, इसके क्या होते हैं भाई, चेयरमैन पर्सन होते हैं। अब ज्वाइंट सेशन ये सब हमने पहले क्लास में कर लिए हैं, आर्टिकल 108 ये सब बातें, ठीक है। अब ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन के बाद फिर जो यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान के चलते हैं यहां से हरी झंडी मिल गई बिल को और बिल को पास कर दिया गया, तो अब देखिए लोकसभा यानी कि पहला सदन से बिल पास हो गया, ठीक है, और फिर फाइनल आपका दूसरे सदन से भी आपका क्या हो जाएगा, बिल पास हो गया, ठीक है। यहां से ज्वाइंट सेशन में उस पर डिस्कशन चली। अब इसके बाद तीसरा स्टेप यह है कि अब वो बिल जो है आपके राष्ट्रपति के पास आएगा। कहां आएगा अब बिल, वो आपके राष्ट्रपति के पास आएगा। अब हो सकता है राष्ट्रपति उस बिल पर सिग्नेचर कर दे। अगर वो सिग्नेचर कर दिया तो वो बिल आपका क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कि एक अधिनियम बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है पॉकेट वीटो, याद करिए दूसरा पॉइंट, पॉकेट वीटो याद है ना, राष्ट्रपति मैंने पूरा पढ़ाया, तो वो पॉकेट वीटो भी यूज कर सकते हैं। वो हो सकते हैं वो बोलेंगे कि एक बार पुनः आप क्या करें, इस बिल पर विचार करें। पुनः विचार करने के लिए आप कह सकते हैं, यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि आप एक बार पुनः विचार करें उस बिल पर। पुनः विचार मतलब यानी कि वापस फिर से
आप उस बिल को क्या किया जाएगा, पहला सदन में लाया जाएगा, फिर वहां डिस्कशन होगा, वहां से बिल पास हो गया, फिर दूसरा सदन में आएगा, फिर वहां डिस्कशन होगा, तब ये इसके बाद वो बिल कहां आ जाएगा, आपके पास, आपके राष्ट्रपति के पास आएंगे, और राष्ट्रपति इसके बाद फिर वो सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वो पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकते। तीसरा, अब वो राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकते हैं कि उस बिल को क्या कर ले, राष्ट्रपति के पास जो आया उसको होल्ड करके अपने पॉकेट में रख ले। और ऐसा कब तक कर सकते हैं, पूरे कार्यकाल, 5 साल तक उनका कार्यकाल है, तो 5 साल तक उस बिल को ऐसे ही रखे रहेंगे, ना उस पर कोई सुनवाई करेंगे, ना ही उन पर कोई डिसीजन लेंगे, ना ही उन पर कोई बातें करेंगे, ना ही साइन करेंगे। तो ऐसा हो चुका है 1987 में, ज्ञानी जेल सिंह ने किया भी है। ठीक है, ये मैंने बताया अभी तक, आगे समझ में आया। तो अब इस प्रकार से आपका कैसे अधिनियम बन गया, आपने समझ में आया। बिल आया राष्ट्रपति के पास, अब राष्ट्रपति की मर्जी है कि उस बिल पे क्या कर ले भाई, सिग्नेचर कर ले, है ना। उस बिल पे अगर सिग्नेचर कर दिया तो वो आपका एक्ट अधिनियम बन जाएगा, या अब उसको पुनः विचार करने के लिए भेज दिया जाएगा, तो अब फिर से वही प्रोसेस होगा, दोनों सदन से बिल को पास करना होगा, तब जाके फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होगा। तीसरा, या तो अब उसको होल्ड कर ले, तो वो भाई अब राष्ट्रपति के पास चला गया पॉकेट में, अब वो होल्ड कर लिया, वो अपने पूरे 5 साल तक होल्ड करके रख सकते हैं उस बिल को। तो समझ में आया कैसे चीजें चली है, ऑर्डिनरी बिल का पूरा फंक्शन समझ, ये मैंने ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है, कोई ऑर्डिनरी बिल जो है एक सदन में पेश किया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो यहां से सबसे पहले क्या होगा, पारित होगा, यानी पहला सदन से बिल को पास किया जाएगा, वहां पर डिस्कशन होगा, ये मैंने सारी बातें बताई दी क्या क्या चीजें होगी। ऑर्डिनरी बिल फिर क्या होगा, दूसरे सदन में आएगी। ठीक है, दूसरे सदन में इस बिल को अगर 6 महीने के लिए होल्ड कर लिया जाता है, यानी माना जाएगा कि ऑर्डिनरी बिल काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट हो चुका है, विवाद हो चुका है इस बिल को लेकर, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, आर्टिकल 108 के तहत क्या करेंगे, उस बिल पर एक ज्वाइंट सेशन को बुलावा करेंगे। अब ज्वाइंट सेशन के बारे में मैंने यहाँ लिखा, लेकिन इसमें डिटेल मैंने चीजें बताई है क्लासेस में। ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 में मेंशन है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, किसके सलाह पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह पे। ठीक है ना, मतलब अगर आप देखें तो इस मीटिंग यानी कि सेशन में जो भी डिस्कशन होगा, इसमें सुप्रीमेसी यानी पावरफुल कौन है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सलाह पर ही बुलाया जा रहा है, और इसके चेयरमैन जो पर्सन है, यानी कि चेयरमैनशिप जो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का, यानी कि लोकसभा कहने का मतलब जिसकी सरकार है, उनका दबदबा होता है। यानी कहीं ना कहीं ज्वाइंट सेशन की बात किया जाए तो इसमें भी अगर देखा जाए तो सुप्रीमेसी किसकी होती है, लोकसभा की होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो अधिक पावरफुल इसमें लोकसभा होता है। राज्यसभा के भी सदस्य बैठेंगे, फिर उस बिल पर डिस्कशन किया जाएगा। ज्वाइंट सेशन किसके किसके लिए बुलाया नहीं जा सकता, तो याद रखिएगा, मनी बिल के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए मामले में नहीं बुलाया जाता। इसका मतलब क्या समझिए, जैसे कि कोई एक ऐसा विषय पे बिल लाया गया है, जैसे कि टैक्स में बढ़ोतरी करनी है सरकार को, तो उस बिल को लाया जाएगा, पहला सदन मान के चलते लोकसभा में लाया गया, फिर बहस हुआ, वहां से डिस्कशन हुआ, चला गया आपके राज्यसभा, दूसरे सदन में आया, अब इसमें बहस हो रहा, विवाद हो रहा। तो अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए राष्ट्रपति, क्योंकि ये आपका मनी बिल है, और मनी बिल के लिए देखिए साफ साफ लिख दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए राष्ट्रपति नहीं बुला सकते हैं ज्वाइंट सेशन। ठीक है, क्लियर और नॉट, चीजें क्लियर हुई या नहीं, यानी मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, ये आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यहां लिखा गया कि दूसरे सदन से भी बिल पास जब हो जाएगी तो फिर वो बिल कहां जाएगा, आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसके बाद वो बिल क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा अधिनियम। लेकिन जरूरी नहीं है कि साइन कर ही दें, है कि नहीं, हो सकता है उसको पुनः विचार करने के लिए भी वापस भेज सकते हैं, तो फिर से वो सारी प्रक्रियाएं चलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे होल्ड करके अपने पॉकेट में रख ले राष्ट्रपति। ये बातें क्लियर हुई या नहीं, ये बताइए। चलिए अब इसके बाद मनी बिल, लेकिन मनी बिल करने से पहले आप इसको क्या करेंगे, हाँ इससे पहले आपको मनी बिल करना ही पड़ेगा। चलिए भाई मनी बिल हम लोग कर लेते हैं, तब हम लोग इसके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। अब इसके बाद आपका ऑर्डिनरी बिल क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। ऑर्डिनरी बिल में कहीं भी एक पॉइंट डाउट है, ऑर्डिनरी बिल किसको कहेंगे, आपको पता है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को छोड़ करके बाकी जो भी विषय पे अगर कानून लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका ऑर्डिनरी बिल ही कहलाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मंत्री उस बिल को लाया है, वो किस सदन का सदस्य है। और सबसे पहले 1 महीना पहले उस सदन
के जो हेड हैं अगर लोकसभा में हैं तो उसके स्पीकर से क्या करेंगे भाई, उस बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के जो हेड सभापति हैं उस बिल के बारे में उससे डिस्कशन करेंगे। तब लोकसभा या राज्यसभा के जो हेड हो वो आपको एक डेट देगा कि आप इस डेट में सदन में बिल को पेश करें। अगर वो पहला सदन लोकसभा है तो लोकसभा में बिल में क्या होगी, बहस होगी, ये सारी बातें होगी। फिर दूसरा सदन में आएगा, दूसरे सदन में अगर ये सारी बातें रही और अगर 6 महीने तक विवाद चल गया तो राष्ट्रपति फिर उस पर क्या करेगी, ज्वाइंट सेशन बुला सकती है। और ज्वाइंट सेशन के बाद फिर जो भी निर्णय आएगा कि इस बिल को पास करना है या नहीं, तो जो भी अगर बातें बिल पास करने की रही तब बातें फिर आ गई आपके राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति का मन है उस पर सिग्नेचर करना है या नहीं, अगर सिग्नेचर कर दिए तो एक्ट अधिनियम बन जाएगा, या हो सकता है पुनर्विचार के लिए, या उसको होल्ड भी कर सकते हैं अपने पूरे कार्यकाल तक। ठीक है, तो ये बात है। और दूसरा बात, ज्वाइंट सेशन किसके लिए नहीं बुलाया जा सकता है, मनी बिल के लिए और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल क्या है इसको देखते हैं। चलिए, मनी बिल की बात की जाए तो आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल 110 में मनी बिल की चर्चा की गई है। क्या बोला गया है मनी बिल का डेफिनेशन के बारे में, यानी डेफिनेशन ऑफ ए मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में। क्लियर हुआ यहां तक चीजें। अब सबसे पहले यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि मनी बिल कैसे समझेंगे कि कोई बिल मनी बिल है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां लिखा गया है धन विधेयक निम्न विषयों से संबंधित होता है। यानी कि जो मनी बिल है कैसे पकड़ेंगे, अगर ये निम्न विषय, यानी अभी आप देखेंगे विषय के बारे में, अगर इस विषय से रिलेटेड अगर कोई मंत्री बिल प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कोई प्रस्ताव प्रपोजल ला रहे हैं एक रिटन ड्राफ्ट में, तो वो बिल आपका मनी बिल कहलाएगा। सबसे वो विषय क्या है, जैसे कि किसी भी कर को अगर वो लगाना चाहते हैं, जैसे कि पेट्रोल के ऊपर अगर उनको टैक्स लगाना है, यानी अप्लाइंग अ टैक्स, तो इसको लेकर के अगर कोई बिल को अगर उनको लाना है तो वो बिल क्या कहलाएगा, आपका मनी बिल कहलाएगा। ऑर्डिनरी बिल नहीं कहलाएगा, यानी कि साधारण बिल, साधारण विधेयक नहीं कहलाएगा। अगर किसी कर को हटाना है, जैसे ही सरकार कहना चाहती है कि अब जीएसटी को हटाया जाएगा, ठीक है, तो भाई रिमूविंग अ टैक्स से रिलेटेड अगर कोई बिल लाना चाहेगी सरकार तो ये क्या कहलाएगा, आपका मनी बिल कहलाएगा। किसी भी कर में अगर संशोधन करना होगा तो अमेंडमेंट करने के लिए भी ये जो टैक्स से रिलेटेड होगी तो ये भी बिल आपका मनी बिल के अंदर आएगा। भारत सरकार को अगर ऋण लेना होगा, यानी ऋण लेना हो, यानी कि टेकिंग अ लोन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा अगर आपको ऋण लेना है तो इससे रिलेटेड जो भी बिल आएगी तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। भारत की जो संचित निधि से धन निकालना या जमा करना, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टेकिंग और डिपॉजिट ऑफ मनी इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये क्या है, आपके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो अब इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है सरकार को या पैसा डालना है इसमें, तो इससे के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सदन में एक बिल प्रस्तुत करना होगा। तो ये बिल कैसा बिल होगा, मनी बिल होगा। या फिर भारत की संचित निधि पर किसी भी व्यय खर्चे को लागू करना, आधारित करना, यानी कि संचित निधि में क्या पैसा आता है, जैसे कि कोई भी फाइन लगाया गया, ट्रेन में आप ट्रेवल किए तो जो फाइन आपको लगाया गया, या आपने कोई ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी नियम कानून तोड़ा, तो वो जो पैसा, ये सारी कहाँ आती है, संचित निधि में ही आती है, कंटीजेंसी फंड में ही आती है। तो अब इस यहां से अगर कोई पैसा निकाल के आपको व्यय करना है, खर्च करना, तो भाई पहले क्या करना होगा, आपको सदन में बिल लाना होगा। तो वो बिल क्या कहलाएगा, आपका मनी बिल कहलाएगा। अप्लाइंग एनी एक्सपेंस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी ये 6 विषय ऐसे हैं, ये आपने देखा 6 विषय, ठीक है। ये 6 विषय से रिलेटेड अगर कोई मंत्री या कोई सांसद अगर बिल प्रस्तुत करेंगे तो वो बिल क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा, ना कि ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। तो ये डिफरेंशिएट करना आपने सीख लिया कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल क्या है। चलिए, अब इस आपने अभी जैसे देखा ऑर्डिनरी बिल के बारे, पूरा का पूरा ढांचा आपने देख लिया कि मनी बिल को कैसे पास कराया जाएगा, पहला सदन में, दूसरा सदन में, फिर राष्ट्रपति के बाद। उसी प्रकार मनी बिल के बारे देखते हैं। आर्टिकल 109 में बताया गया है कि प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, यानी कि धन विधेयक की क्या प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहला प्रक्रिया क्या किया जाएगा, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक है उसको सबसे पहले राष्ट्रपति की क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले अनुमति लेने की जरूरत है। यानी कि कोई मंत्री के द्वारा या फिर कोई सांसद के द्वारा अगर कोई मनी बिल प्रस्तुत किया करने वाले हैं वो, ठीक है, मनी बिल है, यानी कि टैक्स से रिलेटेड होगा, लोन से रिलेटेड होगा, कंटीजेंसी फंड या कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड होगा, तो उनको सबसे पहले बिल प्रस्तुत करने से पहले इनको परमिशन लेना पड़ेगा, किनसे, राष्ट्रपति से। क्या ऐसा कोई प्रोसीजर था आपके ऑर्डिनरी बिल में? क्या हमें, अगर हम साधारण बिल ला रहे थे, अगर हम कोई कानून ला रहे थे नागरिकता के ऊपर में,
तो इसके लिए क्या हमें राष्ट्रपति से पहले नहीं, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी बिल है, तो ऑर्डिनरी बिल में हमने कहीं भी नहीं देखा कि हमें राष्ट्रपति से क्या करनी होगी, अनुमति लेने की जरूरत है। चलिए पहला पॉइंट ये आपसे पूछा जाता है कि मनी बिल को या साधारण बिल को या फिर वित्त विधेयक को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, किस बिल को प्रस्तुत करने के लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे भाई, मनी बिल है तो हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रोसीजर ये बताया गया है कि इट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली लोकसभा, यानी कि अगर आपने मनी बिल लाया है तो मनी बिल को सबसे पहले सबसे पहले आप कहां पेश करेंगे, लोकसभा में ही पेश करेंगे। लेकिन आपने देखा ऑर्डिनरी बिल के बारे में या कहा जाए साधारण विधेयक के बारे, उसमें ऐसा कोई भी क्या था, कोई भी प्रोसीजर नहीं था कि आप उसमें लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, ये आपके ऊपर डिपेंड था, या तो आप लोकसभा में रखिए या राज्यसभा में रखिए। वहां ऐसा कहीं भी बाउंडेशन नहीं था या मैंडेटरी नहीं था कि आप लोकसभा में ही पेश करेंगे। लेकिन अगर वो बिल मंत्री के द्वारा पेश किया गया जो बिल मनी बिल है, तो वो बिल सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा। भले मान के चलते हैं कि कोई एक मंत्री है, ये राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सबसे पहले बिल कहां रखेंगे, मनी बिल अगर वो है तो वो कहां रखेंगे, लोकसभा में ही प्रस्तुत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है सबसे पहले। नेक्स्ट, अ बिल इज अ मनी बिल इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसको समझिए, एक विधेयक धन विधेयक है या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर कोई बिल को प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये बिल कौन सा बिल है या फिर ये मनी बिल है भी या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो डिसाइड करेंगे कि ये बिल आपका मनी बिल है या नहीं है। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर पासिंग द मनी बिल इन लोकसभा दैट इज सेंड टू राज्यसभा, यानी जब आपका लोकसभा से बिल पास हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा से बिल जब पास हो जाएगा तब वो बिल कहां आएगा, आपके दूसरे सदन राज्यसभा में। तो यहां वही लिखा गया, लोकसभा में धन विधेयक पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। देन इसके बाद क्या होगा, राज्यसभा में, यानी पहला सदन का कार्य खत्म। मनी बिल में आपने ये देखा कि मनी बिल अगर है तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना होगा राष्ट्रपति से। दूसरा, आप मनी बिल को प्रस्तुत करेंगे तो सबसे पहले लोकसभा में ही। तीसरा, मनी बिल है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, तो लोकसभा के स्पीकर। चौथा, जब लोकसभा से बिल पास हो जाएगी तब ये बिल आपके आएंगे राज्यसभा में। अब राज्यसभा की बातें समझिएगा, यानी जब बिल दूसरे सदन में आ जाएंगे, यानी कि राज्यसभा में, यहां हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि मनी बिल में जो दूसरा सदन होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ये हमेशा राज्यसभा ही होगी, क्योंकि पहला सदन पहले बिल कहां प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में दूसरा सदन कोई भी हो सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा। चलिए, जब अब दूसरे सदन में यानी राज्यसभा में बिल आ जाएगी तो राज्यसभा कैन होल्ड द मनी बिल मैक्सिमम 40 डेज, यानी राज्यसभा क्या कर सकती है, अब देखिए राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा केवल 14 दिन तक ही उस बिल को क्या कर सकती है, होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका कोई एक मनी बिल है, ये मनी बिल आपका लोकसभा में सबसे पहले आया और लोकसभा में इसे हरी झंडी मिल गई, तो अब ये मनी बिल कहां आ गया, आपका लोकसभा के बाद आपके राज्यसभा में आ गई। अब राज्यसभा में अगर जो भी अपोजिशन पार्टी बैठे हुए भी हैं वो चाह करके भी इस बिल को क्या करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 डेज के लिए ही अपने पास तक रख सकते हैं। ठीक है, कितने दिन तक, केवल और केवल 14 डेज तक ही। और इस 14 डेज के अंदर अंदर ये राज्यसभा में बैठे उस सांसद को क्या करना होता है, इस बिल को पास कर देना होता है। या फिर अगर उन सांसद को लगता है कि इस बिल में कुछ संशोधन करना है तो संशोधन करने का प्रस्ताव देते हैं और ये प्रस्ताव लोकसभा में आएगा। अब जरूरी नहीं है कि उस प्रस्ताव को लोकसभा एक्सेप्ट कर ही ले, नहीं भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये आपका बिल पास हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया इट मीन्स वो आपका दूसरा सदन से भी पास हो गया है, यानी कि संसद से ही, पार्लियामेंट से ही पास हो गया, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे। तीसरा ये भी हो सकता है क्या कि पहला केस में ये कि उस बिल को क्या करेंगे, जल्दी से 14 दिन के अंदर ही पास कर दें। दूसरा, उस बिल में कोई भी संशोधन करना है ये प्रस्ताव देखेंगे, या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक उस पर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और 14 दिन जैसे खत्म होगा वहां से माना जाएगा कि राज्यसभा से ये बिल आपका क्या हो गया है, पास हो गया है, और इसके बाद आपका बिल कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस बिल को, ठीक है ना, इस बिल को क्या करेंगे भाई, इस बिल को डायरेक्ट सिग्नेचर करेंगे। क्यों, इसमें राष्ट्रपति इसमें पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो मनी बिल है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि राष्ट्रपति जो होंगे इस मनी बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और उस बिल पर राष्ट्रपति डायरेक्ट सिग्नेचर करेंगे।
पुनः विचार करने के लिए नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पहला केस में ही कि मनी बिल को सबसे पहले क्या किया जाता है, परमिशन लिया जाता है राष्ट्रपति से ही। तो अगर राष्ट्रपति बोल रहे पुनर्विचार के लिए, तो भैया आपने अभी परमिशन ही क्यों दिया था इस बिल को, ठीक है। इसलिए पुनर्विचार करने का भी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं होता, वो साइन करते हैं और वो देन वो बिल आपका पास हो जाता है। तो देखिए आगे क्या लिखा गया यहाँ पे कि राज्यसभा से मनी बिल नहीं भी पास होता है, यानी कि वहां के सांसद अगर मानते हैं कि ये बिल सही नहीं है, उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो उसे सांसद में पास मान लिया जाता है। यानी कि वो राज्यसभा से बिल पास हो या ना हो, वहां पे वोटिंग में पूरा बहुमत मिले चाहे ना मिले, तब भी माना जाता है क्या कि वो बिल पास हो गया राज्यसभा से। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक उस बिल को पास कर दिया जाता है। क्योंकि एक धन विधेयक पे सारी की सारी किसकी शक्ति होती है, लोकसभा के हाथों में ही होती है। जो मनी बिल होता है उस पर कंप्लीट पावर किसके ऊपर होता है, लोकसभा के हाथ में ही होती है। इसके बाद आपका जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज अ वीटो पावर ऑन मनी बिल। यानी मनी बिल जो है आपका, यानी कि धन विधेयक पर जो है उस पर वीटो पावर इस्तेमाल आपका राष्ट्रपति नहीं कर सकती है। धन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति के लिए क्या है, अनिवार्य है। मैंने कहा ये क्या होता है, दिस इज कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू साइन अ मनी बिल। इसके बाद राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उस मनी बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए। ये है आपका कंप्लीट मनी बिल। अब फाइनेंस बिल से पहले आपको डिफरेंस करना सीखिए। अब इस डिफरेंस से ही पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, ऑर्डिनरी बिल और आपका मनी बिल, ठीक है। चलिए सबसे पहला डिफरेंस क्या बताया गया ऑर्डिनरी बिल के बारे में, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द हाउसेस। बिल्कुल, जो आपका साधारण बिल है इसे आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जो मनी बिल है आप इसे केवल और केवल कहां पेश करेंगे, लोकसभा में, ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा में। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस, प्रेसिडेंट परमिशन इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑर्डिनरी बिल। अगर कोई बिल साधारण विधेयक है तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, यहां पे अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर बिल आपका मनी बिल है तो प्रेसिडेंट परमिशन इज कंपलसरी, राष्ट्रपति की अनुमति लेना क्या हो जाएगा आपके लिए, अनिवार्य हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वली पावरफुल ऑन ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में मैंने बताया था कि पहला सदन से भी बिल को पास होना अनिवार्य है और दूसरे सदन से भी बिल को पास होना अनिवार्य है। इसलिए यहां लिखा गया है कि साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मनी बिल में आपने देखा कि अगर लोकसभा से बिल पास हो गया है, इट मीन्स राज्यसभा में बिल तो जाएगी लेकिन 14 दिन तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम वहां होल्ड होगी, देन वहां से बिल को क्या माना जाएगा, पास। यानी कि पूरी तरह से धन विधेयक पर अधिक शक्ति किसकी होती है, सारी की सारी शक्ति लोकसभा पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर पावरफुल नहीं होते हैं। किसके ऊपर, कौन से बिल के ऊपर, मनी बिल के ऊपर। चलिए अगला डिफरेंस, प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सेशन ऑन एन ऑर्डिनरी बिल। आपने देखा था कि साधारण विधेयक को अगर दूसरे सदन में 6 महीने के लिए रख लिया गया है या विवाद हो रहा है बहुत लंबा, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत क्या कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन अगर मनी बिल को लेकर के अगर बात किया जाए तो मनी बिल के लिए कोई भी ज्वाइंट सेशन की प्रावधान की चर्चा नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉट कॉल अ ज्वाइंट सेशन ऑन अ मनी बिल, यानी कि राष्ट्रपति जो आपकी धन विधेयक है उस पर संयुक्त अधिवेशन बुला नहीं सकती है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन फॉर रिकंसिडरेशन, यानी राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकती है, वापस लौटा सकती है। बिल्कुल आपने देखा, मैंने बताया भी था कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि नहीं इस विधेयक को एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा, यानी कि फिर से वो बिल, यानी कि साधारण बिल अगर है तो वो आपके लोकसभा में यानी कि पहले सदन में आएगी, फिर डिस्कशन होगी, वहां से पास होगी, दूसरे सदन में आएगी, देन वहां से पास हो जाएगी, तब राष्ट्रपति क्या होंगे, उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन अगर मनी बिल है तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल इवन वंस। राष्ट्रपति धन विधेयक को एक बार भी वापस नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मनी बिल को प्रस्तुत करने के लिए पहले भी हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति से ही परमिशन लेते हैं। तो ये हो गया पूरा डिफरेंस, और ये मनी बिल और आपका हो गया ऑर्डिनरी बिल। चलिए अब फाइनेंस बिल के बारे देखते हैं, तब फाइनेंस बिल का पूरा डिफरेंस कर लेंगे मनी बिल से, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस बिल। अब फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक की चर्चा जो की गई है आर्टिकल 117 का सब क्लॉज 1 में क्या लिखा गया है, अ बिल विच हैज मोर सब्जेक्ट देन मेंशन इन आर्टिकल 110 इज नॉन एज अ फाइनेंस बिल। मतलब ये कि वित्त विधेयक वो विधेयक है जो आर्टिकल 110 में वर्णित विषयों के अलावा भी अन्य विषय होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए जो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है फाइनेंस बिल को लेकर के, ठीक है, और एक है आपका मनी बिल को लेकर, ठीक है, एक हो गया आपका मनी बिल।
मनी बिल क्या है, आपने देखा 6 सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। कौन कौन से सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे। ये 6 सब्जेक्ट किसमें मेंशन थे, आपके आर्टिकल 110 में थे। यानी आर्टिकल 110 में जो मेंशन 6 सब्जेक्ट है, अगर ये 6 सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई बिल आ रहा था तो उसे आप क्या कह रहे थे, मनी बिल कह रहे थे। लेकिन फाइनेंस बिल के मतलब ये है कि ये 6 सब्जेक्ट तो हैं ही, ठीक है, 6 सब्जेक्ट तो होंगे ही। जो 6 सब्जेक्ट आपके आर्टिकल 110 में मेंशन है, इससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई जनरल सब्जेक्ट भी, यानी कोई साधारण विषय भी हो सकता है। उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना होगा तो वो बिल क्या कहलाएगा। जैसे कि कोई मंत्री है कि कोई कर से रिलेटेड कोई कानून बनाना चाहते हैं और कोई साधारण विधेयक होगा, जैसे कि नागरिकता के ऊपर भी वो क्या कर सकते हैं, कानून बनाना चाह रहे हैं। तो वो जो बिल को प्रस्तुत करेंगे तो वो बिल क्या कहलाएगा। देखिए कर है यानी कि मनी बिल, यानी 6 सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है जो 100 आर्टिकल 110 में मेंशन है आपका, तो ये मनी बिल भी हो गया इसमें। और साथ ही साथ ये नागरिकता यानी कि एक साधारण बिल हो गया, यानी कि जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना चाह रहा है मंत्री, तो ये अब बिल क्या कहेंगे, साधारण विधेयक कहेंगे। नहीं, क्यों साधारण विधेयक इसको नहीं, हालांकि ये अब साधारण विधेयक ही बन जाता है एक प्रकार से, फाइनेंस बिल। तो इसमें क्या है, एक जनरल सब्जेक्ट भी है और मनी बिल भी है, इसलिए इससे हम क्या नाम देते हैं, फाइनेंस बिल का नाम देते हैं। क्लियर है। इसीलिए देखिए, यानी इस फाइनेंस बिल के अंदर क्या है, ये मनी बिल आपका है ना, ये 6 के 6 सब्जेक्ट भी, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल मनी बिल, ठीक है ना, ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट मनी बिल। समझ में आया कि नहीं, यानी मैथ्स में अगर दिखाया चाहे इस प्रकार से, ये आपका क्या है, फाइनेंस बिल है, ठीक है। तो इसके अंदर एक सबसेट बनेगा मनी बिल, यानी कि इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं फाइनेंस बिल का, ये पार्ट क्या है, मनी बिल होगा। यानी कि वो 6 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। बाकी जो रेस्ट पार्ट आपका जो बच गया है, ये पार्ट, ठीक है, ये जो रेस्ट पार्ट जो आपका बच गया है, ये क्या होगा, आपका फाइनेंस बिल। तो आप कह सकते हैं ना कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल आर नॉट अ मनी बिल। मैथ्स क्लियर हो गया होगा आपका यहां से, तो चीजें आपको पता ही होगा रीजनिंग में आपका। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया है, मतलब इस विषय में मनी बिल के विषय होंगे ही, है ना। अगर कोई फाइनेंस बिल किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया है भाई, इसका मतलब ये होगा उसमें कुछ मनी बिल के भी टॉपिक्स होंगे, टैक्स से रिलेटेड होंगे, कंटीजेंसी फंड के रिलेटेड होंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेटेड होंगे, या सरकार के द्वारा लोन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होंगे, और साथ के साथ कोई साधारण सब्जेक्ट भी होगा, इसलिए वो फाइनेंस बिल कहला रहा है। तो इस विषय में मनी बिल के विषय होंगे ही, ठीक है ना। जो वित्त विधेयक है इसमें मनी बिल के विषय होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सामान्य विषय भी हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं, यानी कि फाइनेंस बिल कहते हैं। क्लियर हुआ फाइनेंस बिल और मनी बिल के बीच को डिफरेंस समझ रहे हैं। मनी बिल मतलब आर्टिकल 110 में जो 6 सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अगर कोई बिल को प्रस्तुत किया जाएगा सदन में तो वो मनी बिल कहलाएगा। लेकिन फाइनेंस बिल हम उसे कहेंगे कि अगर कोई बिल रखा गया जिसमें मनी बिल के भी कोई सब्जेक्ट है और साधारण सब्जेक्ट भी रखा गया, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, फाइनेंस बिल का नाम देते हैं। अगला बात जो लिखा गया है, ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल, जो मैंने अभी समझाया, बट ऑल फाइनेंस बिल कैन नॉट बी अ मनी बिल। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक आपके धन विधेयक नहीं हो सकते। चीजें पॉइंट क्लियर आई। नेक्स्ट, अब समझिए, पहले प्रेसिडेंट की सिफारिश ली जाएगी। जैसे कि कोई अगर फाइनेंस बिल है, यानी उसमें मनी बिल का भी कोई एक विषय होगा और साधारण विषय भी होगा, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को उसमें सिफारिश लेनी होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट को सिफारिश देता है, ठीक है, सिफारिश देंगे, उसके बाद किसी भी हाउस में उस बिल को पेश आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कंफ्यूजन होता है मनी बिल फाइनेंस बिल से, क्योंकि मनी बिल को क्या किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन फाइनेंस बिल के लिए ऐसा कोई भी मैंडेटरी, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं है कि आप उसे लोकसभा में, आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आप इसको पेश कर सकते हैं। पहले सदन से जब कोई बिल पारित हो जाएगा, यानी कि जब फाइनेंस बिल अगर पास हो जाता है पहले सदन से, इसके बाद जब दूसरे सदन में आएगा और वहां पे विवाद हो गया है, होल्ड कर लिया गया 6 महीने तक, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, इसको सॉल्व किया जाता है फिर ज्वाइंट सेशन के माध्यम से उस सारे विवाद को। यानी आपने ये समझ लिया कि इस फाइनेंस बिल के लिए क्या है, कोई सदन मैंडेटरी नहीं है, आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन भी बुला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बिल में अब क्या है, दोनों हाउस पावरफुल होंगे, यानी कि राज्यसभा, मान लेते हैं लोकसभा में बिल को रखा गया तो यहां से भी बिल को पास होना अनिवार्य है, और फिर जब दूसरा सदन में जाएगा राज्यसभा तो वहां से भी बिल को पास होना अनिवार्य है। इसलिए दोनों हाउस क्या आते हैं, इसमें पावर बराबर होते हैं।
इतना है फाइनेंस बिल। बाकी अब इसके डिफरेंस करेंगे तो पूरी चीज आपको पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। चलिए, डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। तो इधर मनी बिल है और इधर आपका फाइनेंस बिल है। देखिए, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी जब मैं आपको कह रहा था, ये रहा आपका साधारण और सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है ना। साधारण, हाँ ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिफरेंस पे हम लोग आते हैं। ये अंतिम पार्ट होगा, इसके बाद ये बिल का आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। देखिए, पहला मनी बिल का डिफरेंस क्या है फाइनेंस बिल से? एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। बिल्कुल सही बात है। जितने भी मनी बिल है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके सारे के सारे धन विधेयक, आपके वित्त विधेयक कहलाएंगे। अभी आपने देखा। और जितने भी फाइनेंस बिल है कैन नॉट बी अ मनी बिल, यानी कि प्रत्येक जितने भी वित्त विधेयक हैं वो आपके क्या होंगे? धन विधेयक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इस वित्त विधेयक में क्या होते हैं? मनी बिल के साथ साथ कुछ जनरल सब्जेक्ट भी होते हैं, है ना। तो ये मनी बिल तो होंगे, साथ के साथ जनरल सब्जेक्ट भी होंगे, इसलिए ये पूरा फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता, इसके साथ कुछ जनरल सब्जेक्ट भी होते हैं। देखिए, मनी बिल के साथ साथ कुछ जनरल सब्जेक्ट भी है। लेकिन मनी बिल में क्या है भाई? ये पूरा का पूरा मनी बिल है, यानी कि ये फाइनेंस बिल इसमें है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं। मनी बिल हैज दोज सब्जेक्ट, मनी बिल हैज दो सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110। बिल्कुल, धन विधेयक में वो विषय आते हैं जो आर्टिकल 110 में वर्णित है। मैंने बताया आर्टिकल 110 में कौन कौन से विषय हैं। टैक्स वगैरह हो गया, लोन हो गया, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन फाइनेंस बिल में क्या है? मोर सब्जेक्ट देन मेंशन इन आर्टिकल 110। लेकिन वित्त विधेयक में आर्टिकल 110 के अलावा भी क्या होते हैं? कुछ सामान्य विषय होते हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिफरेंस, मनी बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, है ना। मनी बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। मनी बिल को क्या किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है सबसे पहले। लेकिन फाइनेंस बिल को कैन बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा एज वेल, यानी राज्यसभा में आप पेश कर सकते हैं या फिर लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि फाइनेंस बिल को राज्यसभा में या फिर लोकसभा में है, किसी सदन में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल में ऐसा नहीं है भाई। मनी बिल में क्या किया जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में ही बिल को पेश किया जाता है। मनी बिल इज नॉट मैंडेटरी टू पास द राज्यसभा। बिल्कुल, धन विधेयक के लिए जरूरी नहीं है कि वो राज्यसभा से पारित हो ही हो। 14 दिन तक वो होल्ड में रहेगी राज्यसभा में, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बिल पास हो जाएगी। लेकिन फाइनेंस बिल क्या होना चाहिए? शुड बी पास्ड इन राज्यसभा एज वेल। लेकिन वित्त विधेयक को क्या होना चाहिए? राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। पहला सदन जो लोकसभा, वो तो होगा ही पास वहां से। यानी यहाँ पे दोनों सदन क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, ऑन अ मनी बिल देयर इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन। धन विधेयक पर अगर कोई भी विवाद होगा तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? ज्वाइंट सेशन को कॉल नहीं कर सकता आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन अगर वित्त विधेयक को रिलेटेड अगर कोई विवाद हो गया है तो ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड ऑन अ फाइनेंस बिल। लेकिन वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन को क्या किया जा सकता है? बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अंतिम डिफरेंस क्या है? धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। जैसा मैंने कहा था कि मनी बिल को सबसे पहले प्रस्तुत करने से पहले क्या किया जाता है? परमिशन लिया जाता है राष्ट्रपति से। इसलिए राष्ट्रपति इस पे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ही अनुमति दी आपसे, भाई हमने परमिशन लिया, फिर आप इसे पुनः विचार करने के लिए फिर क्यों ही भेज रहे हो? उसी समय रोक देते हैं। लेकिन जो आपकी वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक को क्या किया जा सकता है? इसमें पॉकेट वीटो का राष्ट्रपति यूज कर सकते हैं, यानी इसको एक बार फिर से वापस लौटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा मनी बिल, फाइनेंस बिल और आपका जो हो गया ऑर्डिनरी बिल के बारे जितनी भी जानकारियां था, ये आपका नोट्स अपलोड कर दिया गया एप्लीकेशन में, वीडियो भी अपलोडेड है। तो आराम से अब इसके बाद आप बिल का क्वेश्चन उठाइए, हर एक सवाल आपका एग्जामिनेशन का बन रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है फोकस स्टडी विद अभी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी चीज़ अगर पूछनी है, नोट्स परचेस करनी है, कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर से यही बात कि आप इस बैच में जुड़े हैं तो आप एनटीपीसी के हो या दरोगा बिहार की बात कर लें आप, या फिर झारखंड की बात कर लें, और या रेलवे की बात कर ले, तो आपका कवर हो जाएगा जीके सेक्शन, जिसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे हम लोगों ने कंटेंट जो प्रोवाइड किए हैं। चलिए भाई, बाकी इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।